and faculty members who are watching this channel of Loya College Churu. पिछले व्याख्यान में प्लाज्मा झिल्ली की स्ट्रक्चर और उनके विभिन्न मॉडल्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज के इस व्याख्यान में सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन की स्पेशल स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा संपादित कार्य कौन कौन से हैं, तो 3 पार्ट में इस व्याख्यान को हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब केमिकली एक प्लाज्मा झिल्ली जो होती है इसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल इज लिपिड, सेकंड मॉलिक्यूल इज प्रोटीन, थर्ड इज कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड जो होती है ये जनरली 70% होती है, प्रोटीन जो होती है ये लगभग 25% होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% से लेके 5% तक होती है। और जनरली इसलिए कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई है, लेकिन प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के अलावा प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या सभी तरह की कोशिकाओं में ये केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है? ना, अलग अलग सेल्स में इसका रासायनिक संगठन अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा। मान लीजिए नर्व सेल जो है, नर्व सेल या ब्रेन की जितनी भी सेल्स हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं में लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा इससे कम होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे कम होती है। तो नर्व सेल्स के अंदर लिपिड सबसे ज़्यादा है, प्रोटीन इससे कम है, कार्बोहाइड्रेट इससे कम है। दूसरी तरफ जैसे ब्लड की आरबीसी जो है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसके अलावा लीवर की जो हिपैटिक सेल होती है, यकृत कोशिका, इन दोनों सेल्स के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, इससे कम मात्रा लिपिड की है, इससे कम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपैरिजन, नर्व सेल्स में लिपिड ज़्यादा है, उससे कम प्रोटीन है, उससे कम कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आरबीसी और हिपैटिक सेल्स के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, इससे कम मात्रा लिपिड की है, इससे कम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है। अब ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नर्व सेल जो होती है उसमें 2 तरह की मिलती है अपने बॉडी के अंदर। कुछ नर्व सेल ऐसी है जिसमें माइलिन का आवरण है, उनको माइलिनेटेड नर्व या मेडुलेटेड नर्व सेल्स के नाम से जैसे जाना जाता है, और कुछ में माइलिन का आवरण नहीं होता है। और माइलिन है वो एक तरह का लिपिड का आवरण है, वो कुचालक आवरण होता है। तो अपनी बॉडी में जो नर्व सेल होती है उसमें कुछ में उद्दीपन का प्रोपेगेशन बहुत स्पीड के साथ होता है, बिजली की स्पीड से। तो जितनी भी मेडुलेटेड नर्व होती है उसमें उद्दीपन का प्रोपेगेशन बहुत फास्ट होता है। नॉन मेडुलेटेड नर्व में उद्दीपन का प्रोपेगेशन स्लो होता है, इसलिए ब्रेन सेल्स में लिपिड का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरबीसी है, हिपैटिक सेल्स है, इनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, इससे कम लिपिड की कंटेंट है और उससे कम कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट है। अब इनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, लिपिड में भी कौन कौन सी हैं, प्रोटीन में भी कौन कौन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कौन कौन सी हैं, इस पे मैं आपसे शेयर करूंगा। लिपिड जो होती है प्लाज्मा झिल्ली में, ये 3 रूपों में पाई जाती है। फर्स्ट फॉर्म है इसकी फॉस्फोलिपिड के रूप में, सेकंड जो वैरायटी है कोलेस्ट्रॉल के रूप में,
और तीसरी जो वैरायटी है दैट इज गैलेक्टोलिपिड। अब यहाँ पर फॉस्फोलिपिड जो है ये लगभग 70% है। कोलेस्ट्रॉल जो होती है ये लगभग 25% है और गैलेक्टोलिपिड जो होती है ये 1 to 5% होती है। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनकी लोकेलिटी क्या है, इनके मेन एग्जांपल्स क्या है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। सबसे जो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें, फर्स्ट जो वैरायटी है दैट इज़ फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल है इसमें एक तो हेड होता है। कल जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जैसे अपन चित्र बना रहे थे लिपिड का, तो उसके अंदर हेड था और उस हेड से 2 डंडियाँ दिखाई थी अपन ने। तो यहाँ पर ये हेड है और हेड के साथ ये 2 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़े हैं। दिस इज हेड, दिस इज टेल। अब यहाँ पर हेड और टेल के बीच में एक्चुअल में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। तो ग्लिसरॉल का जो पहला कार्बन होता है, कार्बन फर्स्ट, ये हेड के साथ जुड़ा होता है। कार्बन सेकंड जो होता है ये एक फैटी एसिड के साथ जुड़ा हुआ है और 3 नंबर का जो कार्बन है ये दूसरे फैटी एसिड्स के जुड़ा हुआ है। अब ये जो फैटी एसिड है ये अनसैचुरेटेड होता है, इनके अंदर डबल बॉन्ड मिलता है। डबल बॉन्ड मिलने के कारण ये फॉस्फोलिपिड तरल रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर हेड हो गया। हेड जो होता है ये कॉलाइन फॉस्फेट का बना होता है। इसकी जो गर्दन है ये ग्लिसरॉल की बनी होती है। इसकी जो पूंछ है ये फैटी एसिड्स की बनी होती है। तो 2 फैटी एसिड्स होते हैं, दोनों फैटी एसिड्स यहाँ पर असंतृप्त प्रकार के हैं, अनसैचुरेटेड प्रकार के हैं। अब ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक प्रकार के हैं, उभयधर्मी प्रकार के हैं, पोलर प्रकार के हैं और इनका जो हेड होता है इस हेड के ऊपर या तो कोई आवेश नहीं होता है, देयर इज नो चार्ज, या इसके ऊपर ऋण आवेश हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। यदि हेड के ऊपर कोई आवेश नहीं हो, इफ देयर इज नो चार्ज इन हेड रीजन, तो ये उदासीन वसा के नाम से जानी जाती है। इसको न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड के नाम से प्रिफर किया जाएगा। यदि हेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो इसे एसिडिक फॉस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के जो फॉस्फोलिपिड है ये 2 तरह की है। एक तो उदासीन वसाएं जिसमें हेड के ऊपर कोई आवेश नहीं है, दूसरी अम्लीय वसाएं जिसके अंदर एसिडिक चार्ज होता है। अब अलग अलग फैट में अलग अलग ये चार्जेस हो सकते हैं। जैसे उदासीन वसाओं में मुख्य रूप से जो एग्जाम्पल हैं उसमें जैसे लेसिथिन, ये एक तरह की न्यूट्रल फैट है। सिफेलिन, ये न्यूट्रल फैट है। सेरिब्रोसाइड, ये न्यूट्रल फैट है। इसके अलावा फॉस्फेटिडिल कॉलिन, फॉस्फेटिडिल कॉलिन, ये न्यूट्रल फैट है। इसके अलावा फॉस्फेटिडिल इथेनोलैमिन, ये न्यूट्रल फैट है। इसी तरह जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, यानी अम्लीय प्रकार की जो वसाएं होती है, अम्लीय वसाओं के जो मुख्य एग्जाम्पल हैं उसके अंदर एक तो जैसे कार्डियोलिपिन, ये मेनली हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। सल्फोलिपिड, इसके अलावा फॉस्फेटिडिल सेरिन, फॉस्फेटिडिल सेरिन। तो फॉस्फोलिपिड जो है वो 2 प्रकार की होगी, उदासीन वसाओं के रूप में और अम्लीय वसाओं के रूप में। अब प्लाज्मा झिल्ली की जो आउटर लेयर जो होती है, अपर लेयर,
उसके अंदर जनरली उदासीन वसाएं पाई जाती है। हालांकि ये कोई कॉन्क्रीट कंक्लूजन नहीं है कि ऊपरी लेयर के अंदर जितनी भी वसाएं होगी वो सारी की सारी उदासीन प्रकार की होगी। उसमें कुछ अम्लीय प्रकार की वसाएं भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो प्रपोर्शन है, ज़्यादा जो रेशो है 90% के आसपास वो उदासीन वसाओं का होता है। और नीचे वाली जो लिपिड लेयर है उसके अंदर जनरली अम्लीय प्रकार की वसाएं जो होती है वो पाई जाती है। और ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक टाइप का होता है। इसकी पूंछ जो होती है वो हाइड्रोफोबिक टाइप की होती है। इसका हेड जो होता है प्लाज्मा झिल्ली में बाहर की तरफ निर्देशित रहता है। इसकी पूंछ जो होती है वो भीतर की तरफ निर्देशित रहती है, डायरेक्टेड रहती है। अब सेकंड जो टाइप है इसमें कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है एक तरह का ये एनिमल प्रोडक्ट है। जितने भी एनिमल प्रोडक्ट हैं जिसमें गाय का दूध है, दही है, देसी घी है, इसके अलावा मीट है, अंडे हैं जैसे, तो एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हों, खाद्य सामग्री, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होगा पाई जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक स्टीरॉयड रिंग के रूप में पाई जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल रिंग या स्टीरॉयड रिंग को इस तरह जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर 4 रिंग होती है, जिसमें 3 रिंग जो है ये तो हेक्सागोनल टाइप की है, और लास्ट जो रिंग होती है ये पेंटागोनल टाइप की होती है। और ये जो रिंग है इसको स्टीरॉयड वलय के रूप में या स्टीरॉयड रिंग के रूप में या फिनेंथ्रिन रिंग भी बोलते हैं इसको। और इसका जो एक्चुअल जो केमिकल नेम है वो होता है कि साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो पर क्लोरोफिनेंथ्रिन। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो पर क्लोरोफिनेंथ्रिन। तो शॉर्ट में इसको फिनेंथ्रिन वलय के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट में इसको स्टीरॉयड रिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं वो सारे इस कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। जैसे नर में जो सेक्स हार्मोन है जिसको एंड्रोजन के नाम से, टेस्टोस्टेरोन के नाम से, एंड्रोस्टेरोन के नाम से, एपिएंड्रोस्टेरोन के नाम से। इसके अलावा फीमेल में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अपनी स्किन में जो विटामिन डी जो बनता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसलिए आदमी को धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि धूप में जो अर्गोस्टेरोल होता है वो सनलाइट के अंदर विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो आदमी मोटे होते हैं या जिनकी स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शंस भी समय से पहले होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी उनके अंदर समय से पहले आती है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होती है ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इस फैटी एसिड की पूंछ के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये फैटी एसिड की 2 टैल है, तो इस टैल के बीच के अंदर ये फैटी एसिड के जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। और फैटी एसिड की पूंछ के बीच में कोलेस्ट्रॉल होने से क्या होगा कि फैटी एसिड का सैचुरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल में कल पिछले व्याख्यान में जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा झिल्ली का जो फ्लूइड पार्ट है वो लिपिड के द्वारा निरूपित होता है। इसका मोजाइक पार्ट जो होता है वो जो अंदर जो आंतरिक प्रोटीन धंसे रहते हैं उनके द्वारा निरूपित होता है। अब प्लाज्मा झिल्ली तरल रूप में क्यों होती है उसके पीछे 2 रीजन होते हैं। एक तो कि फैटी एसिड है वो अनसैचुरेटेड है, इसके कारण प्लाज्मा झिल्ली तरल रूप में होती है। दूसरा, इन फैटी एसिड्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होने से इसका सैचुरेशन भी नहीं हो पाता है। जब तक कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं इन फैटी एसिड का संतृप्तिकरण नहीं हो पाता है, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर एक प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो इलास्टिक नेचर की होती है, प्रत्यास्थ प्रकृति की होती है। और इलास्टिसिटी जो होती है वो उसमें कुछ रोल इस कोलेस्ट्रॉल का भी है। तो प्लाज्मा झिल्ली इनके संतृप्त नहीं होने के पीछे इस कोलेस्ट्रॉल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी जो लिपिड है दैट इज़ गैलेक्टोलिपिड। अब गैलेक्टोलिपिड में नाम से स्पष्ट है कि इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो जुड़ा हुआ है। गैलेक्टो मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है और लिपिड मीन्स ये वसा का पार्ट है। तो कई बार लिपिड के साथ कुछ मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अटैच हो जाती है और वो गैलेक्टोलिपिड के नाम से जैसे जानी जाती है। इसकी मात्रा बहुत कम है, 1 to 5%। और इस तरह की जो लिपिड होती है जनरली
लिपिड के बाहरी जो लेयर है, अपर बाइलेयर है, उसके अंदर ये पाई जाती है। तो ये इसका जो पहला जो केमिकल पार्ट है दैट इज़ लिपिड। तो लिपिड 70% है। लिपिड 3 तरह की होगी, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, गैलेक्टोलिपिड। फॉस्फोलिपिड 70% है, कोलेस्ट्रॉल है ये 25% है, और गैलेक्टोलिपिड है ये 1 से लेकर 5% है। फॉस्फोलिपिड में भी हेड में आवेश यदि नहीं है तो ये उदासीन वसा होगी, इस पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो ये अम्लीय वसाई होगी, और ये इसके मेन एग्जाम्पल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टेरॉयड रिंग के रूप में पाई जाती है, और जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, वो सारे इस कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरह का पैतृक कंपाउंड है, पेरेंटल कंपाउंड है। तो जो व्यक्ति मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं, कार्निवोरस नेचर के होते हैं, उनमें डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, और उनमें सेक्सुअल हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो समय से पहले होता है। सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है वो इनके अंदर पहले होती है। गर्ल्स के अंदर जो मीनार्क जो सिचुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मीनार्क कंडीशन है, वो भी अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हाँ, अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ प्रोटीन। तो प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन्स की मात्रा जो होती है ये लगभग 25% है। अब प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को कई बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ, इनको एक तो पोजीशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्थिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण हो सकता है। दूसरा इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर। तो प्रोटीन को 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अब पोजीशन की बेसिस पे या लोकेशन की बेसिस पे या स्थिति के आधार पर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो वसा की झिल्ली के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है, उनको बाह्य प्रोटीन्स का नाम दिया था। और कुछ प्रोटीन ऐसी है जो वसा की लेयर के अंदर धंसी रहती है, उनको आंतरिक प्रोटीन्स का नाम दिया था। तो पोजीशन की बेसिस पे प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो बाह्य प्रोटीन या एक्सटर्नल प्रोटीन, और दूसरी टाइप की जो है दैट इज़ इंटरनल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। अब इन दोनों प्रोटीन में डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं? बाह्य प्रोटीन जो होते हैं ये वसा की झिल्ली के बाहर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट ऑन आउटसाइड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लेकिन आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं ये वसा की लेयर के अंदर धंसे रहते हैं। तो लोकेशन सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, इसलिए ये एक्सटर्नल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। और आंतरिक प्रोटीन लिपिड लेयर के अंदर धंसे हैं, इसलिए ये इंटरनल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। इसके अलावा एक मेजर डिफरेंस इसमें होता है कि बाह्य प्रोटीन जो होते हैं उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड आउट। लेकिन आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं ये दृढ़ता से जुड़े रहते हैं और इनको पृथक करने के लिए प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो नॉर्मल क्षार हैं तो उससे तो आंतरिक प्रोटीन है वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इंटीग्रल प्रोटीन्स। हाँ, इसके अलावा बाह्य प्रोटीन जब सेपरेट हो गए, मान लो प्लाज्मा झिल्ली से बाह्य प्रोटीन को आपने आइसोलेट कर लिया, तो वो अपने आप में प्योर है, दे आर प्योर। लेकिन आंतरिक प्रोटीन को यदि आपने प्लाज्मा झिल्ली से रिमूव भी कर लिया तो आंतरिक प्रोटीन प्योर नहीं होते अपने आप में, उसके साथ कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल भी जुड़े आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सपोज मिट्टी में 2 तरह के पौधे हों, एक पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ मान लीजिए बहुत छोटी है, दूसरे पौधे ऐसे जिसकी जड़ मान लीजिए है 1-1.5 फीट नीचे गहरी गई है। अब दोनों तरह के पौधों को यदि अपन उपाड़ें तो जो पौधा नॉर्मल है जिसकी जड़ पतली है वो तो क्या होगा, ऊपर जाएगा,
लेकिन जिसकी जड़ें थोड़ी गहरी है उसमें जड़ों में देखा होगा उसके साथ मिट्टी के जो पार्टिकल है वो भी आ जाते हैं, मिट्टी का जो क्लस्टर है वो जड़ों के अंदर फंसा रहता है। तो उसी तरह सिंपल प्रोटीन है इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, लेकिन आंतरिक प्रोटीन को जब सेपरेट करोगे तो वो शुद्ध नहीं होते हैं और उसके साथ लिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा बाह्य प्रोटीन जो है इनकी कोई टाइप नहीं है, सब टाइप्स नहीं है, लेकिन आंतरिक प्रोटीन जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं। और ये पिछले व्याख्यान में मॉडल में जैसे मैंने बताया था कि आंतरिक प्रोटीन सिस टाइप के भी हो सकते हैं और ये ट्रांस टाइप के भी हो सकते हैं। सिस टाइप के जो प्रोटीन है वो लिपिड के अंदर आधे भाग में दसे हुए हैं, हाफ पार्ट के अंदर, और ट्रांस प्रोटीन है वो वसा की झिल्ली के आर पार है। इसके अलावा इन दोनों प्रोटीन्स का अपना अलग अलग मकसद है, दोनों प्रोटीन का अलग अलग फंक्शंस हैं। आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं बाहरी लेयर में जो है वो जनरली रिसेप्टर्स का काम करेंगे और भीतर की साइड में जो प्रोटीन्स हैं वो जनरली एंजाइम्स का काम करते हैं। और इनके कई तरह के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे बाह्य प्रोटीन के जो एग्जाम्पल हैं इसमें जैसे ATPase, साइटोक्रोम C, रिडक्टेज। इसके अलावा आंतरिक प्रोटीन में जैसे रेटिना के अंदर जो ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होते हैं रोडोप्सिन, वो एक तरह का इंटरनल प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा RBC की प्लाज्मा झिल्ली में स्पेक्ट्रिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं स्पेशल, तो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है वो एक तरह के आंतरिक प्रोटीन्स हैं। तो लोकेशन की बेसिस पे प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन्स 2 प्रकार के हो गए, बाह्य प्रोटीन्स और आंतरिक प्रोटीन्स। बाह्य प्रोटीन झिल्ली के बाहर उपस्थित है, आंतरिक प्रोटीन झिल्ली के अंदर धसे हुए हैं। बाह्य प्रोटीन को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, आंतरिक प्रोटीन को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए आपको प्रबल क्षार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बाह्य प्रोटीन जब सेपरेट होंगे तो अपने आप में प्योर होते हैं, 100% प्योर, लेकिन आंतरिक प्रोटीन जब सेपरेट होंगे तो उसके साथ लिपिड के मॉलिक्यूल भी अटैच होके आ जाते हैं। और मेन एग्जांपल इसमें ATPase हैं, साइटोक्रोम C रिडक्टेज हैं, आंतरिक प्रोटीन के अंदर रोडोप्सिन है, स्पेक्ट्रिन है। अब सेकंड जो है इसमें फंक्शन की बेसिस पे, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली के जो प्रोटीन्स हैं वो 3 टाइप के होंगे। एक तो संरचनात्मक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरे एंजाइमेटिक प्रोटीन, और तीसरे जो होते हैं परमिएज या कैरियर प्रोटीन या वेक्टर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। तो कार्य के आधार पर प्रोटीन जो है वो 3 तरह के हो गए, एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एक एंजाइमेटिक प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब इन दोनों प्रोटीन्स का फंक्शंस अलग अलग है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होते हैं ये प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा बनाते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्रेमवर्क ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंजाइमेटिक प्रोटीन जो होते हैं ये एंजाइम्स का काम करेंगे और प्लाज्मा झिल्ली में लगभग 40 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ अलग तरह के प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज़ है, भीतर की तरफ जो एंजाइम्स हैं उनकी अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ है। इसके अलावा परमिएज जो होते हैं या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो होते हैं इनका मेन काम होता है आयनों और अणुओं के मॉलिक्यूल्स का विनिमय करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं, कुछ वाहक अणु ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ले जाते हैं, कुछ प्रोटीन के जो चैनल्स हैं वो पंप की तरह भी काम करेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम वाले ये बाहर से अंदर आ रहे हैं तो उसी छिद्र के द्वारा पोटेशियम आयन है वो अंदर से बाहर जा रहे हैं। और इन मॉलिक्यूल्स में कल जैसे मैंने आपको बताया था कि रोटेशन होता है, तो रोटेशन होने के कारण क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स का, आयनों का, अणुओं का परिवहन जो होता है वो इसके अंदर हो जाता है। इस तरह कार्य के आधार पर ये प्रोटीन जो है वो 3 तरह के हो गए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मैक्सिमम पार्ट इसी से बनेगा,
क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली में जो लचीलापन है वो लिपिड के कारण है। ये प्लाज्मा झिल्ली में जो सख्त है, रिजिडनेस है वो इन प्रोटीन्स के कारण है। और कंपोजिशन की बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे, कंपोजिशन की बेसिस पे जो प्रोटीन्स होंगे ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में, एक लिपोप्रोटीन्स के रूप में। ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में और लिपोप्रोटीन्स के रूप में। अब ग्लाइकोप्रोटीन नाम से स्पष्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। लिपोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन एंड लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स में इसका जो एसिडिक टर्मिनल होगा वो भीतर की तरफ डायरेक्टेड रहता है, इसका जो एमिनो टर्मिनल होता है वो बाहर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये जनरली रिसेप्टर्स का काम करेंगे। जितने भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो एंटीजन रिसेप्टर्स का काम करते हैं, हार्मोन रिसेप्टर्स का काम करते हैं। जितने भी लिपोप्रोटीन्स हैं ये ड्रग रिसेप्टर का काम करते हैं, पॉइजन रिसेप्टर्स का काम करते हैं। आप मान लीजिए मेडिसिन ले रहे हो तो इसकी सेल के अंदर जो सिग्नल का ट्रांसडक्शन होगा, स्टिमुलस प्रोपेगेशन होगा, वो लिपोप्रोटीन्स के थ्रू होता है। आपने मान लिया कोई ग्रोथ हार्मोन्स लिया तो इस ग्रोथ हार्मोन का जो इम्पल्स प्रोपेगेशन का, स्टिमुलस ट्रांसडक्शन का जो रोल है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के थ्रू होता है। और इनके रिसेप्टर जो हैं वो बाहर की तरफ भी डायरेक्टेड हैं, सेल में भीतर की तरफ भी डायरेक्टेड है, क्योंकि एनवायरनमेंट है वो अपनी बॉडी के बाहर भी है, सेल के बाहर भी एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर भी एनवायरनमेंट है। सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो इंटरसेलुलर फ्लूइड के रूप में हो सकता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में हो सकता है। सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटोप्लाज्म के रूप में होता है, साइटोप्लाज्म के रूप में होता है। और इम्पल्स जो होती है वो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर। उद्दीपन का प्रोपेगेशन है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है। तो कंपोजिशन की बेसिस पे प्रोटीन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स। और इन प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल है आदमी के हेल्थ के अंदर, आदमी की फिजियोलॉजी में, उद्दीपन के संचरण में, स्टिमुलस प्रोपेगेशंस में। और आजकल प्लाज्मा झिल्ली में जी टाइप के प्रोटीन हैं वो डिस्कवर हो गए हैं। रेटिना के अंदर जो देखने का जो प्रोसेसिंग है वो सारा इन प्रोटीन्स के कारण होता है। कान के अंदर सुनने का जो प्रोसेस है वो इन प्रोटीन्स के कारण होता है। जितने भी मेडिसिन आप लेते हो, हार्मोन्स लेते हो, ड्रग्स लेते हो, किसी सांप ने मान लिया काट लिया तो उसका जो पॉइजन है उस पॉइजन की एंट्री भी इन्हीं रिसेप्टर प्रोटीन्स के थ्रू होती है। तो कंपोजिशन की बेसिस पे ये प्रोटीन्स दो तरह के हो गए। अब इसका जो लास्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसकी मात्रा बहुत कम है, 1% से लेके 5% तक। अब ये कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं और बाउंडेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। फ्री फॉर्म जो है इसकी परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट, कई बार कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ गया तब इसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। यही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ गया तब इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट फ्री फॉर्म में भी है, स्वतंत्र रूप में भी है और बंधित रूप में भी है। और बंधित रूप में जब ये होते हैं तो जनरली ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये इम्प्लांटेड रहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में ये धंसे हुए रहते हैं। तो ये एक नट सेल में प्लाज्मा झिल्ली का केमिकल कंपोजिशन। एक बार मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं एक बार फिर। Cell membrane is made up of 3 type of molecules: lipid, protein and carbohydrate. Lipid constitutes 70%, protein constitutes 25%, carbohydrate constitutes 1 to 5%. Lipids are of 3 types: phospholipids constitute 70%, cholesterol measures 25%, galactolipid measures 1 to 5%. Phospholipids molecules are amphipathic in nature. It is made up of 2 parts, head and tail. Head is made up of choline phosphate
tail is made up of phospholipids which are unsaturated in nature on the basis of charge. If there is no charge, then it is designated as neutral phospholipid. If head is negatively charged, then it is called as acidic phospholipid. Cholesterol is animal product, and galactolipid, it is a combined form and it is made up of carbohydrate plus proteins. प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पोजीशन की बेसिस पे क्लासिफाई होता है, फंक्शन की बेसिस पे क्लासिफाई होता है, कंपोजिशन की बेसिस पे क्लासिफाई होता है. पोजीशन की बेसिस पे ये दो तरह का है, एक्सटर्नल प्रोटीन एंड इंटरनल प्रोटीन्स. फंक्शन की बेसिस पे तीन टाइप हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन. और कंपोजिशन की बेसिस पे दो टाइप का है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स. और तीसरा जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, ये फ्री फॉर्म में भी है और बाउंडेड फॉर्म में भी है. तो ये एक नट सेल में एक प्लाज्मा झिल्ली का रासायनिक संगठन. और बाकी अलग अलग कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में केमिकल कंपोजिशन अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि सेल की जो प्रॉपर्टीज़ है, सेल की जो क्रियात्मक गुणधर्म मान लीजिए, उसके फंक्शनल जो एस्पेक्ट है, वो इन केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है. अब बॉडी की नर्व सेल देख लो, अलग तरह का रासायनिक संगठन मिलेगा. लीवर की हेपेटिक सेल देख लो, अलग तरह का संगठन मिलेगा. आरबीसी देख लो, अलग तरह का संगठन मिलेगा. डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा झिल्ली देख लो, अलग तरह का संगठन मिलेगा. तो ये एक नट सेल में इसका केमिकल कंपोजिशन. आपने ये व्याख्यान ध्यान से सुना, इसलिए मैं मेरी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू एंड हैव ए ग्रेट डे, हैव ए गुड डे. थैंक यू वेरी मच.